Welcome guys in my education channel। मैं डॉक्टर भावना पांडे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ लर्निंग के अंदर जो कंटेंट हम देखेंगे वो है डेफिनेशन, नेचर, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लर्निंग होती क्या है। सीखना ऐसी चीज़ है, अधिगम ऐसी चीज़ है, हम किसी चीज़ को तभी सीखना मानते हैं जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे हम सीखना मानते हैं। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन होना वही सीखना है, ये ज़रूरी नहीं। हम ऐसा व्यवहार परिवर्तन जो कि हम अनुभव के द्वारा लाते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा लाते हैं, अभ्यास के द्वारा लाते हैं, वो हमारा सीखना कहलाता है। आपने क्या किसी बंदर को भोजन के लिए झपटते हुए किसी ने सिखाया है? आप पैदा होते हैं, क्या आपको रोना किसी ने सिखाया है? नहीं। तो हर चीज़ को हम सीखना नहीं कहते हैं, हम सिर्फ अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, आदतों, कौशलों को सीखने की संज्ञा देते हैं। अब हम लर्निंग की डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम बोज की देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोज, learning is the process which the individual acquires various habits, knowledge and attitude that are necessary to meet the demand of life in general। तो बोझ के अकॉर्डिंग क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांग की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। अगर हम जीवन में हमें सरवाइव करना है तो हमें सीखना ज़रूरी है, हमें आदत और ज्ञान को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम अपने ज्ञान, आदतों, अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। सीखना एक प्रकार से विकास भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लर्निंग कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू प्रोवाइडेड द न्यू एक्टिविटी रीइंफोर्स एंड रीअपियर्स इन लेटर एक्टिविटी। जब किसी नए कार्य का करना सबिलीकृत हो जाता है और कालांतर की क्रियाओं में वह पुनः प्रकट हो जाता है तो उस नए कार्य को करना सीखना कहलाता है। जब भी हम कोई पुराने सीखे गए काम को नई जगह प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। हम जब सीखते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य को लेते हुए सीखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ कंटिन्यूअस, सीखना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन से मृत्यु तक हर पल कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्वायर इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। सीखने की प्रक्रिया हमारी औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। औपचारिक रूप में जब हम विद्यालय जाकर सीख रहे हैं या किसी क्षेत्र पर सीख रहे हैं वो हमारा औपचारिक होता है, और जब हम अपने परिवार से, पास पड़ोस से, खेल के मैदान से, अपने मित्रों द्वारा कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल सीखना होता है। इट इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, सीखना प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है।
प्रक्रिया हम सीखने के लिए जो भी कर रहे हैं काम, अभ्यास कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, वो प्रक्रिया के अंतर्गत आया और प्रोडक्ट के रूप में भी हमें प्राप्त होता है चेंज इन बिहेवियर। आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड में 2 वर्ष आप लगातार विद्यालय आके अपने आवश्यक कार्य, अपने पेपर ये सब कर रहे हैं, आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं और प्रोडक्ट के रूप में आप एक कुशल शिक्षक निर्मित होते हैं व्यावहारिक रूप में। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। यह एक अभ्यास का कार्य है। जितना आप अभ्यास करते हैं उतना आप अच्छा सीखते हैं, उतना उसमें कुशलता लाते हैं। आपको सीखना है शिक्षण के कौशल। आप जितना शिक्षण करते रहते हैं उतना आप उन कौशलों में अभ्यस्त होते जाते हैं। इट इज़ मैनीफोल्ड इन नेचर। सीखने के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया है, हम समाज से सीखते हैं, समाज के लोगों द्वारा सीखते हैं। लर्निंग इज एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंस। सीखना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द इंडिविजुअल और पर्सनल एंड ग्रुप। तो सीखना क्या है? एक तो व्यक्तिगत रूप से होता है, इंडिविजुअल और पर्सनल, और ग्रुप में भी होता है। नेक्स्ट, लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। सीखना हमें समायोजन में मदद करता है कि कैसे हमें अपने समाज में रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं, हम डेवी से अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उस पर हमने इन पॉइंटों को ध्यान में रखा है। पहला, मोटिवेशन। सबसे पहले जीवन में मोटिवेशन ज़रूरी होता है। हमें कोई मोटिव करने वाला होता है और मोटिव होते ही हम अपने जीवन का कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते वक्त हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। वेरियस रिस्पॉन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं और जितनी हम उस पर क्रिया करते हैं तो एम्पावरमेंट, हम में उतनी शक्ति आती है और शक्ति करने के बाद वो क्रिया हमारी नॉर्मल रूप में हो जाती है और हम उसमें अच्छे से अभ्यस्त हो जाते हैं। जर्नलाइजेशन के अंतर्गत हमारा ये है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम। तो सीखने के हमारे नियम जो हैं, थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम दिए गए और सीखने के नियम 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो जिन नियमों को हमें प्रमुखता देनी है उन्हें हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं और जिन नियमों को हमें प्रमुखता थोड़ी कम देनी होती है उन्हें हम सेकेंडरी लॉज के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लॉ की और प्राइमरी लॉ में हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि हम जिस चीज़ को सीखने के लिए जितना तत्पर होते हैं हम उस चीज़ को उतने अच्छे से सीख जाते हैं और जिस चीज़ के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं तो हमें उसे सीखने में समय लगता है। तो कुल मिलाकर के हमारी इच्छा शक्ति और हमारी तत्परता हमारे सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो जितना हम किसी चीज़ के अभ्यास करते हैं हम उसमें उतना कुशल हो जाते हैं और वो सीखना हमारा स्थायी हो जाता है और जिस चीज़ के लिए हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें उसमें कुशलता नहीं आती है और हम उसको सीख नहीं पाते हैं। अब ये अभ्यास के नियम को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़। तो लॉ ऑफ यूज़ में हम बात करते हैं कि जिस अभ्यास हम जिस चीज़ के लिए जितना करते हैं वो चीज़ उतना हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप में बैठ जाती है
और हम उसे स्थायी रूप से सीख जाते हैं। और लॉ ऑफ डिसयूज, जिस चीज़ का हम अभ्यास नहीं करते हैं तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, हमारी स्मृति से वो चीज़ विस्मृत हो जाती है। जैसे टेबल को किसी बच्चे को याद कराते हैं तो हम जितना उसे याद कराते हैं तो वो याद रहती है, और कुछ समय बाद अगर हम उसे उसका अभ्यास नहीं कराते हैं तो बालक की स्मृति से वो विस्मृत हो जाता है, यानी कि बालक उस चीज़ को भूल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में यहाँ पर बालक को जिस चीज़ का परिणाम अच्छा मिलता है, हितकर मिलता है, वो उस चीज़ को उतना आसानी से सीखता है। जिस चीज़ को सीखने में उसे जितने जल्दी सफलता मिलती है तो वो उस चीज़ को उतने अच्छे से और सीखता है। और जिस चीज़ से सीखने से उसे सफलता नहीं मिलती है, जिस कार्य को करने से उसे सफलता नहीं मिलती है, उसे संतोष नहीं मिलता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उस चीज़ को वो सीखना नहीं चाहता है। यानी कि सीखना उसके परिणाम पर निर्भर होता है, जैसा परिणाम मिलता है वैसे ही उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर उसे अच्छा परिणाम मिलता है तो वो और आगे सीखने को प्रक्रिया करता है, और वहीं उसे परिणाम अगर बेहतर नहीं मिलता है तो वो उस चीज़ को सीखता नहीं है। अब हम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में आ गए हैं। तो सेकेंडरी लॉज में हम फर्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुक्रिया का नियम। तो यहाँ पर हम जब भी कोई नया कार्य करते हैं तब उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम करते हैं। हम विविध प्रकार के उपायों और विधियों का प्रयोग करके उस कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उसमें से हर प्रतिक्रिया पे हमें सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, कुछ में हमें सफलता मिलती है और कुछ में हमें असफलता मिलती है। तो हम सफल वाले चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं जो हमारे सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंटल सेट। जिस कार्य के प्रति जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसे ही हम उसे सीख पाते हैं। जिस चीज़ के प्रति हमारी मनोवृत्ति धनात्मक होती है, हमारा एटीट्यूड जिस चीज़ के प्रति धनात्मक होता है, हम उस चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं। और जिस चीज़ के प्रति हमारा रवैया या हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है, हम उस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। जैसे कि किसी लेडी का नृत्य और संगीत के प्रति उसकी मनोवृत्ति धनात्मक है तो वो संगीत और नृत्य जल्दी सीख जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे हम यदि छोटे छोटे भागों में करके करें तो हम उस चीज़ को शीघ्रता और सुगमता से सीख जाते हैं। जैसे हम एक बालक को कविता पढ़ाते हैं तो कविता अगर हम 4-4, 5-5 लाइन की याद करा के फिर पूरी याद कराते हैं तो बच्चा उसे आसानी से सीख जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यता का नियम। पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ये हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमारे कारक 3 हैं। पहला है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर से संबंधित कारक, दूसरा है हमारा टीचर से संबंधित कारक, और तीसरा हमारा है कंटेंट से संबंधित कारक। फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर से संबंधित कारक हमारे कौन कौन से हैं। पहला हमारा है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जिस बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वो बालक आसानी से सीख पाएगा, उसे सीखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जो बालक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा वो उसको सीखने में कठिनाई आएगी। मैचुरेशन, परिपक्वता। सीखना परिपक्वता के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा हम परिपक्व होंगे उतने जल्दी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। गुड एनवायरनमेंट,
सीखने के प्रति लर्नर को प्रभावित करने वाला कारक एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। यदि किसी बालक के घर का वातावरण अच्छा है, उसके विद्यालय का वातावरण अच्छा है, तो उसे सीखने में कोई बाधा नहीं आएगी। वहीं बालक के घर का वातावरण अच्छा नहीं है, उसके विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, तो उसे सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, विलिंग पावर। किसी भी बालक के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति उसे सीखने में प्रभावित करती है। हमारी सीखने के प्रति जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, हम उतने जल्दी उस विषय को सीख पाएंगे, और हमारी उसके प्रति अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। फैटिग्यू, थकान भी एक कारक है जो हमें सीखने में प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज प्रोपोर्शनल लर्निंग। जितना मोटिवेशन देंगे उतना सीखने को बल मिलेगा, सीखना उतना अच्छा होगा। मोटिवेशन है क्या? सीखने को बल प्रदान करना। जितना मोटिवेशन मिला उतना सीखना अच्छा हुआ। तो यहाँ पर हम बालक को जितना मोटिवेशन अगर हम देते हैं, जो परिवार बालक को ज़्यादा मोटिवेशन देता है तो बालक जल्दी से सीख जाता है, और वहीं बालक को कोई मोटिव करने वाला नहीं होता है तो उसे सीखने में समय लगता है या उसको बाधा आती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस भी लर्नर को सीखने में प्रभावित करने वाला एक कारक है। हम देखते हैं कि नॉर्मल बालक सही से सीख जाता है, वहीं एक प्रतिभाशाली बालक उससे भी अच्छे तरीके से सीखता है, और एक पिछले बालक को सीखने में समस्या आती है। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं फैक्टर रिलेटेड टू टीचर। शिक्षक से संबंधित कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। एक टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है तो बच्चे आराम से सीख पाएंगे, और वहीं एक शिक्षक को सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी सीखने की प्रक्रिया बालक को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। मेथड ऑफ टीचिंग। एक टीचर की मेथड भी बहुत ज़्यादा सीखने में प्रभावित होती है। एक टीचर सिर्फ एक ही मेथड का प्रयोग कर रहा है, लकीर का फ़कीर बना हुआ है, तो बालक को सीखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक दूसरा शिक्षक है, वो सीखने वक्त विभिन्न विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पर बालक अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा टीचर द्वारा बताए। नेक्स्ट, टाइम टेबल भी एक सिखाने को प्रभावित करने वाला कारक है। हम जब भी टीचर को पढ़ाने के लिए टाइम टेबल बनाएं तो हमें टीचर का विषय को ध्यान में रखना चाहिए। उसे वही विषय टाइम टेबल में देने चाहिए जिस चीज़ के प्रति उसकी अभिरुचि होती है, और हमें साथ ही उसके शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी भी करानी चाहिए जो बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट में मदद करती है। सिर्फ करिकुलम ही महत्वपूर्ण नहीं है, करिकुलम सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं होता है। करिकुलम के अंतर्गत हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं और वो सीखने को और बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। एक कक्षा में यदि शिक्षक अनुशासित है तो वहाँ बालक भी अनुशासित होंगे और सीखने की प्रक्रिया अच्छी प्रकार चलेगी। वहीं एक टीचर डिसिप्लिन में नहीं है तो बालक भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे और सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमेशा एक टीचर को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ानी चाहिए। अगर एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होगी तो बालक को सीखने में मदद मिलेगी और वह आसानी से सीख पाएंगे। और यहाँ पर टाइम टेबल वाला हमारा दोबारा आ गया है। नेक्स्ट, हम चलते हैं फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट से संबंधित कारक जो बालक को सीखने में प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु की प्रकृति। अगर विषय वस्तु सरल होगी तो हम उतने जल्दी सीख पाएंगे, और वहीं यदि विषय वस्तु जटिल होगी तो हमें उसे सीखने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्टाइल। अगर जो हम पढ़ाने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बालक की मातृभाषा को ध्यान में रखकर उसके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे तो बालक उस चीज़ को आसानी से सीख पाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर।
जिस विषय के प्रति बालक की रुचि होती है वो विषय को बालक उतने अच्छे से सीख पाता है जिस विषय वस्तु की, और जिस विषय वस्तु के प्रति बालक की रुचि नहीं होती है तो उसे सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ कंटेंट। विषय वस्तु अगर छोटी होती है तो बालक उसे आसानी से सीख लेता है, और वहीं अगर विषय वस्तु बड़ी होती है तो बालक को उसे सीखने में समय लगता है। पर्पजनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु की उद्देश्यता। अगर विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, बालक के जीवन का उद्देश्य से संबंधित है, तो बालक उसको जल्दी से सीखना चाहता है, और वहीं पर अगर कोई विषय वस्तु उसे उद्देश्य पूर्ण नहीं लगती है तो वो उसे सीखना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। विषयों की कठिनता भी उसे प्रभावित करती है। जो विषय उसे सरल लगते हैं वो उसे आसानी से सीख पाता है, और जो विषय उसे टफ लगते हैं उसे सीखने में उसे समय लगता है। थैंक यू।